तो चलिए नामकरण की बात करेंगे। ठीक है, तो नामकरण बिहार का विहार है। ठीक है, ध्यान रखें, विहार, बिहार नहीं विहार। ठीक है, इससे परा है। ठीक है, तो 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता है, जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे। तो बिहार भारत के किस दिशा में स्थित है? किधर है? उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व? किधर है, क्या बताएंगे? बोलते रहिए सभी लोग। उत्तर पूर्व। ठीक है, ध्यान रखें, क्या है? उत्तर पूर्व है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद बिहार का मैप यहाँ पे दिया हुआ है, जरा इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। दिख रहा है? चलिए, बिहार का अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? चलिए, नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ठीक है, ये किधर हो जाएगा? ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितनी है? नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितनी है? कितनी है? 345 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 345, अब 345। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट कितनी है? 483। 483। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, नॉर्थ टू साउथ की बात करेंगे 345। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट की बात करेंगे कितना है, तो क्या बताएंगे? तो 483। ठीक है, ध्यान में रखें, 483। ठीक है, अब आते हैं आकृति पे बात करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है सबसे पहली बार आकृति कैसी है, राज्य की आकृति कैसी है, बिहार राज्य की आकृति कितनी है? बिल्कुल ठीक है, कितना? आयताकार है। कैसी है? आयताकार है। ठीक है, अब आते हैं अक्षांशीय विस्तार, जरा हमें बताया अक्षांशीय विस्तार कैसी है, पढ़िए जरा, कैसे पढ़ेंगे इसको? 24 मिनट 10 सेकंड से कर दो नहीं, 20 का 24। 27 डिग्री 31 मिनट 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ। ठीक है, देशांतरीय विस्तार का बताइए, देशांतरीय विस्तार क्या है, क्या बताएंगे? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक। पढ़ दे रहा हूँ, सुनिए आप लोग। ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से, ठीक है, 27 डिग्री 30 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार नॉर्थ में। ठीक है, देशांतीय विस्तार की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या है आपका? ईस्ट में है। ठीक है, 83 19 50 से 88 70 40 ईस्ट में, इसलिए बिहार की स्थिति की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में। किधर है? नॉर्थ ईस्ट में, अकॉर्डिंग टू भारत। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बिहार की बात करेंगे, ध्यान, बिहार की बात करेंगे, वो जो आता है क्या बोलता है उसको? क्षेत्रीय परिषद में बिहार की भूमिका किसमें आएगा? क्षेत्रीय परिषद, किस क्षेत्रीय परिषद में बिहार हिस्सा है? मध्य में। पूर्वी में। ठीक है, नहीं, पूर्वी में, मध्य में है। पूर्वी, पूर्वी, पश्चिम बंगाल ईस्टर्न, उड़ीसा बिहार ईस्टर्न में आएगा। ठीक है, अब बिहार को लेके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कब दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा कब की गई, तो क्या बताएंगे? सभी लोग बोलिए। बिल्कुल, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, घोषणा तो कर दी गई, लेकिन प्रांत को गठन की अधिसूचना या फिर घोषणा की गई। ठीक है, प्रांत की गठन करने की घोषणा या फिर अधिसूचना कब जारी की गई, क्या बताएंगे? 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912। तो इसमें इंक्लूडिंग ओडिशा था या फिर एक्सक्लूडिंग, मतलब बिना ओडिशा का या फिर ओडिशा के साथ? इंक्लूडिंग था। घोषणा की बात करेंगे तो 22 मार्च 1912 को हुआ था, लेकिन विधिवत तरीके से बिहार विथ उड़ीसा, बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन कब किया गया, तो क्या बताएंगे? 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं बिहार एवं उड़ीसा को अलग अलग राज्य कब बने, तो क्या बताएंगे? 1 अप्रैल 1936 बना। बहुत सुंदर। बिहार का अंतिम रूप से विभाजन कब हुआ, तो क्या बताएंगे? 15 नवंबर 2012 को हुआ। ठीक है, ध्यान में, 15 नवंबर 2012 को हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सॉरी, 2000 को, सॉरी। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम रूप से विभाजन हुआ। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। कितने प्रतिशत भूभाग के साथ झारखंड भारत का 28वां राज्य बना? बिल्कुल ठीक है, 46%। ठीक है, 46% भूभाग के साथ। ठीक है, अगर बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? बिहार स्थापना दिवस, बिल्कुल ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल कितना है? 63। बिल्कुल ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना है, क्या बताएंगे? 2.86%। सारा पढ़ाया हुआ, समझिए कि आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, भारत का 10वां बड़ा राज्य बिहार बना क्षेत्रफल के अनुसार 12वां। ठीक है, अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या
अभी नया वाला आ गया है, ठीक है। अभी वो जो जाति का जनगणना करवाया सो करवा दिया है, लेकिन उस समय के हिसाब से 10,40,99,452 है, ठीक है। भारत का कुल जनसंख्या का बिहार में कितना प्रतिशत निवास करती है, क्या बताएंगे? 8.60%। अच्छा, ठीक है। भारत का, ठीक है, बिहार जनसंख्या के हिसाब से कितने नंबर का सबसे बड़ा राज्य है? तीसरा बड़ा राज्य। तीसरा बड़ा, ठीक है। चलिए, उत्तर से दक्षिण में बिहार की लंबाई बताइए कितनी है? 345। 345 किलो। पूरब से पश्चिम में बिहार की लंबाई कितनी है, तो क्या बताएंगे? 483। मीटर में कितना है, तो क्या बताएंगे? 53 मीटर। 112। अब आते हैं प्रशासनिक विभाजन में आते थे। प्रमंडलों की संख्या कितनी है, क्या बताएंगे? 9 सर। ठीक है। जिला की संख्या कितना है, क्या बताएंगे? 38 जिला है सर। अनुमंडल कितना है, क्या बताएंगे? 101। ये क्या बताएंगे? 534। पंचायत कितना है, क्या बताएंगे? 8,467। कितना है, क्या बताएंगे? 19 सर। नवीनतम नगर निगम कौन सा है, तो क्या बताएंगे? 19वां नंबर का नगर निगम सहरसा है, ठीक है। ध्यान रखिए। नगर परिषद कितना है? 88 है। 88, ठीक है। नगर पंचायत 116। ये ऊपर नीचे हो सकता है, एक दो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बात करूं, यहाँ पे 38वां जिला है, ठीक है। नवीनतम जिला कौन बना? 38वां जिला 38 जिले में से अरवल जहानाबाद। अरवल में, ठीक है। जहानाबाद से काट के अरवल कब बना? ये अरवल कब बना? 2001 में। 2001 में अरवल जिला बना, जहानाबाद से काट के। वेरी गुड, ठीक है। अब आते बिहार की विधायिका की बात करें तो पुलिस जिला कितना है बिहार में? 40। क्या पुलिस जिला जहाँ पे एसएसपी साहब बैठते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है ना, उसको पुलिस जिला कहा जाता है। तो 38 जिला के अलावा 2 जगह आपको एसएसपी सर बैठा है, उसी को सर पुलिस जिला बोलते हैं, ठीक है। बगहा और नवगछिया जो है पुलिस जिला है, ठीक है। सही बता रहा हूँ, एसएसपी वाला जिला को नहीं सर बोलते हैं पुलिस जिला, ये बगहा और नवगछिया आ जाता है, ठीक है। 38 हाँ? तो है ये 38 जिलों में, और 2 गो ये एक्स्ट्रा है। हाँ, बगहा और नवगछिया में आते हैं, ठीक है। हाँ, बिहार का विधानसभा कैसा है? विधानसभा की सीटों की संख्या? 247। विधान परिषद की सीटों की संख्या? 55। लोकसभा? 40। राज्यसभा? 16। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। 40 सीट है। 40 सीट आरक्षित है, जिसमें 38 सीट जो है एससी के लिए है, ठीक है। 2 सीट किसके लिए है? दोनों सीट जो एसटी के लिए आरक्षित की गई है, दोनों सीट कौन सी है? कटोरिया एवं मनिहारी, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में? 6 6 सीट कहाँ से आते थे? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम आता है, ठीक है। अभी इसके साथ समझौता हुआ है बीजेपी का, क्या बोलते हैं इसको, रामविलास पासवान का बेटा का भाटी, उसको भी 6 की 7 सीट दिया गया है, ठीक है। तो गोपालगंज, हाँ, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम क्या है? बिहार में लोकसभा का आरक्षित सीट है, ठीक है। ध्यान रखें, किसके लिए है? आरक्षित है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए। किसके लिए अनुसूचित? अगर पूछेगा एसटी के लिए आरक्षित सीट कितना है, तो 0 है। लोकसभा में एसटी के लिए कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, ठीक है। विधानसभा में एसटी के लिए, ठीक है, विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। एसटी के लिए कितनी है? विधानसभा में 2 है, ठीक है। कौन है? तो कटोरिया और मनिहारी। कौन सी है? कटोरिया और मनिहारी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे बिहार की चौहद्दी की बात करेंगे, तो बिहार के उत्तर में क्या पड़ेगा? नेपाल। बिहार, ठीक है। बिहार के कितने जिले नेपाल को टच करता है? 7 जिले। कौन कौन जिला है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और क्या? किशनगंज, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। कौन कौन जिला? फिर से एक बार बता दीजिए। पश्चिम चंपारण, पूरा पश्चिम, अररिया और किशनगंज। पश्चिम चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। अब दक्षिण में मिलेगा आपको झारखंड राज्य। दक्षिण में क्या मिलेगा? बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य, ठीक है। झारखंड के साथ जिलों की संख्या कितनी है जो टच करते हैं? कितने जिले?
8 8 जिले। कौन कौन जिला झारखंड के साथ सीमा बनाता है? जिला का नाम बताइए। रोहतास औरंगाबाद गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार सर। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिले लगते हैं? 3 3 जिले। कौन कौन जिले लगते हैं पश्चिम बंगाल के साथ? किशनगंज पूर्णिया कटिहार कटिहार। में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा जो साझा करता है, जिला का नाम बताइए। रोहतास कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। तो इस तरीके से 8 जिले। तो 8 जिले 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। कौन कौन राज्य के साथ? झारखंड और उत्तर प्रदेश। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगता है और कितना जिला लगता है? नेपाल के साथ नेपाल 7 के जिले। साथ कितने जिला? 8 और बात जिला। करेंगे, 7 ठीक है, जिले बात करेंगे। सर। दक्षिण में बात करेंगे, झारखंड के साथ कितना जिला? 8 जिला। झारखंड, सॉरी, पश्चिम बंगाल। बंगाल के साथ कितना? 3 जिला। 3 जिला। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं राजकीय प्रतीक के ऊपर बात करें। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा? हिंदी सर। उर्दू। राजकीय वृक्ष? पीपल। के फूल की बात करेंगे। गेंदा। राजकीय पशु? रिच। बैल। 13 से पहले क्या था? रिक्ष था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राजकीय पशु पंछी? गौरैया। गौरा। उससे पहले क्या था? पखा। पाकता। ठीक है, पाकता जो होता है ना, एक तरह डब होता है। ठीक है, डब डब। 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 डब होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पंछी की पूजा की जाती है, जिसको पवित्र माना जाता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में इस पंछी की पूजा होती थी, पाकता की। ठीक है, राजकीय मछली कौन सी है? मांगुर। मांगुर है। ठीक है, चलिए बिहार के राजकीय गीत का नाम बताइए, क्या नाम है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सतत वंदन बिहार। हार। ठीक है, तुमको तुझको सत सत वंदन बिहार। ठीक है, गीतकार कौन है? सत्यनारायण। संगीतकार कौन है? हरिप्रसाद कुमार शर्मा। कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? संतूर। हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? सॉरी, मान्यता कब दी गई बिहार के राजकीय गीत को? 2012 में। 2012 में। ठीक है, बिहार राज्य का प्रार्थना गीत कौन सा है, तो क्या बताएंगे? ये पूछा है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में टीचर वाला जो एग्जाम जो होता है, उसमें पूछा, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बिहार राज्य का प्रार्थना है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ठीक है, ध्यान रखें, हाल फिलहाल में पूछा गया है। चलिए अब हम आते हैं जिलों के ऊपर बात करें, प्रमंडल के ऊपर बात करें। सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? भागलपुर प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले? 2 जिले। 2 जिले, एक भागलपुर और बांका। ठीक है, चलिए टोटल प्रमंडल की संख्या कितनी आपने बताया था? 9 प्रमंडल। 9। कितना जिला सारण प्रमंडल में? 3। कौन कौन जिला है सारण प्रमंडल में, बताइए जरा हमें। गोपालगंज। मंडल की बात करेंगे तो सारण, सिवान, गोपालगंज। ठीक है, तिरहुत प्रमंडल में जिलों की संख्या कितने? तिरहुत में 6 जिला, 3 प्रमंडल। एक तिरहुत में है, पटना में है और मुंगेर में होगा। ठीक है, ध्यान रखें, मगध में नहीं। ठीक है, पटना में, सॉरी, पटना में, मुंगेर में और तिरहुत में। ठीक है, जिलों की संख्या कितनी? 6। तो तिरहुत प्रमंडल का 6 जिला का नाम बताइए। पश्चिम चंपारण चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। ठीक है, दरभंगा प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला। कौन कौन जिला है दरभंगा प्रमंडल में? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ठीक है, कोसी प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। पूरा सहरसा। ठीक है, ध्यान में, कोसी वाला राज्य है, जिला है ये। ठीक है, ध्यान में रखिए, कोसी प्रभावित क्षेत्र। अब आते हैं पूर्णिया में जिलों की संख्या कितनी? 4
4 में। हाँ, तीन जिला का नाम बताइए जो कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा भी बनाती है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। पूर्णिया, कटिहार, ध्यान में रखें, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। अररिया ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये किसमें आएंगे? पूर्णिया प्रमंडल। पटना प्रमंडल के जिलों की संख्या कितनी है? 6। नाम बताइए। पटना, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध प्रमंडल जिलों की संख्या कितनी है मगध में? 5। कौन कौन जिला है मगध में? गया, औरंगाबाद, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, जहानाबाद। अरवल। बिल्कुल ठीक है। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ठीक है। किसमें पड़ेंगे? मगध प्रमंडल में, ठीक है। बताइए, ठीक है। मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? जिलों का नाम भी बताइए, क्या होगा? है और मुंगेर, लखीसराय, मुंगेर, से जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, ठीक है। मुंगेर प्रमंडल में। चलिए, भागलपुर प्रमंडल सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा प्रमंडल, सॉरी। जिलों की संख्या मात्र 2। दोनों जिला का नाम बताइए, करण अर्जुन, दोनों। बांका, भागलपुर, बांका। पूछूंगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग को बताना पड़ेगा कौन सा जिला में कौन सा प्रमंडल में कौन जिला। जहानाबाद जिला किस प्रमंडल में पड़ेगा? मगध, मगध, नगर में पड़ेगा, ठीक है। मधेपुरा किस प्रमंडल? मधेपुरा मुंगेर में। ये आपको अब पूर्णिया है ना? कोसी में, ठीक है। बताना है, ठीक है। बक्सर किस प्रमंडल में पड़ेगा? बक्सर। पटना, पटना प्रमंडल। बिहार का सबसे सुंदर जिला मुजफ्फरपुर किस प्रमंडल में? तिरहुत प्रमंडल। पटना नहीं, नालंदा है उसमें। नवादा, मगध में, मगध में। किसमें पड़ेगा? नालंदा, पटना में। पटना, पटना में। लखीसराय, मुंगेर वाले में। ये मुंगेर वाला, अरवल अरवल मुंगेर में है। मगध में ना, मगध पड़ेगा। जहानाबाद जब पड़ रहा है मगर में, तो अरवल मुंगेर में पड़ेगा क्या? चलिए, आप चलेंगे। हाँ, ये आपका बिहार का नक्शा है। प्रमंडल को लेके स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। वैसे मैं पीडीएफ ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइडेड कर चुका हूँ, ठीक है। क्या ही लेंगे, ठीक है। हालांकि कभी कभी किसी किसी जिला को दिखाने के लिए बोल देता है। मैप वाला प्रश्न तो अब नहीं पूछता, लेकिन पहले पूछता था, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं बिहार का इतिहास, ठीक है। बिहार का इतिहास पढ़ेंगे? पढ़ाओ, एक चैप्टर लंबा हो जाएगा, लेकिन रहने दीजिए। देख लेता हूँ कितना है। मुगल चल रहा था, मुगल पढ़ा दे थोड़ा। ये पढ़ेंगे थोड़ा बिहार का इतिहास। तो थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं, जैसे एक ही साथ तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा ना, बार बार पढ़ेंगे तो। एटलीस्ट प्राचीन बिहार देखता हूँ, अगर प्राचीन बिहार अगर हो जाता है तो करवा देते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना होगा। हालांकि सबसे लंबा चैप्टर देखिए बिहार का इतिहास देखेंगे। प्राचीन बिहार का इतिहास को हम लोग देखेंगे तो प्राचीन बिहार को हम लोग कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल का भी अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। उसका वैदिक काल, वैदिक काल का महाजनपद, मौर्य एवं गुप्त, अंतिम में बौद्ध एवं जैन, ठीक है। अब देखें प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत क्या क्या है, ठीक है। प्राचीन बिहार के इतिहास जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत का उपयोग करते हैं। एक होता है पुरातात्विक एवं होता है साहित्यिक, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जिसमें केवल सामान मिली है, वस्तुएं मिली है, किसी भी प्रकार की लिखित जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में बात करने के लिए लिखी हुई जानकारी उपलब्ध है, साथ में वस्तु वगैरह तो ऑलरेडी होते ही है, ठीक है। आप सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, ईरान, ईरान कहाँ पे पड़ता है? पुरातात्विक स्रोत यहाँ से प्राप्त हुए हैं, सारण में पड़ता है, ठीक है। चेचर कहाँ पे पड़ता है? चेचर हाजीपुर के पास है, कहाँ पे पड़ता है? चेचर वैशाली में, ठीक है। मनेर कहाँ पे पड़ता है? ठीक है। सोनपुर कहाँ पे पड़ता है? सोनपुर, सोनपुर सारण में, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे से त्राम, प्रस्तर, वस्तु और मृदभान प्राप्त हुए, ठीक है। इन सब जगहों से क्या मिला है? त्राम, प्रस्तर, ठीक है।
त्राम और पस्तर, मतलब तांबा और, ठीक है, पस्तर तो समझते पत्थर होता है, ठीक है। इनसे क्या मिले, तो त्राम पस्तर वस्तुएं भी मिले, तांबे और पत्थर के बनाए हुए, साथ में क्या मृद भांड मिले हैं, ठीक है। अब बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त है? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, कहाँ से हुए बताइए जरा। लौरिया नंदनगढ़। लौरिया अरेराज रामपुरवा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, बराबर की गुफाएं कहाँ पे आपको मिलेगी? बराबर की गुफाएं जहानाबाद में, बराबर की गुफाएं जहानाबाद में, ठीक है। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, हाँ ठीक है, ये सब के, हाँ वही वही पे है ही, ठीक है। ये सब के सब प्रात स्मारक जो है, ये सब के सब पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। तो बराबर की गुफाएं हो गए, राजगीर से कुछ स्मारक वगैरह मिले हैं, पाटलिपुत्र हो गया, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक के सबके सब पुरातात्विक स्रोत में गणना होगी, ठीक है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके में मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। सबके सब पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जहां से लिखी हुई चीजें नहीं मिली है, ठीक है, वस्तुएं मिली है, जो स्रोत मिले वस्तुएं क्या है, सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। अब इसे बोलेगा जैसे लौरिया नंदनगढ़, अरेराज, रामपुरवा पुरातात्विक स्रोत है, बिहार में प्राप्त है, किस काल से संबंधित है, तो क्या बताएंगे? मौर्यकालीन है या फिर गुप्तकालीन है, क्या बताएंगे? मौर्यकालीन है, ठीक है। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे। साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत में रामायण, महाभारत, किनका माइक बंद कीजिए, चांदी जी माइक बंद कीजिए, ठीक है। पुराण, बौद्ध रचनाएं में बात करें, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं की बात करें, भगवती सूत्र, ये सारे के सारे साहित्यिक स्रोत है। क्योंकि ये साहित्यिक स्रोत इसलिए है क्योंकि ये सारे स्रोत क्या है, लिखित रूप में उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है? लिखित रूप में उपलब्ध है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो बहुत सारे यात्रियों के विवरण भी आए, जैसे यात्री जब यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय मतलब प्रस्तुत किया। जैसे मेगास्नीज की बात करें, उन्होंने इंडिका में हाईहान, इत्सिंग, हियनसोंग की यात्रा वृत्तांत, ठीक है, इन सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण कहाँ पे मिले? मेगास्नीज, ठीक है, इंडिका में लिखा गया, ठीक है। फाइहान की बात करें, फाइहान का पुस्तक का नाम क्या है? फाइहान का नहीं, हियनसोंग का बताइए क्या नाम है हियनसोंग का? शिव की है। हाँ ठीक है, क्या नाम है? शिव की, ठीक है, इसमें लिखा है, ठीक है। इत्सिंग की बात करेंगे, सारे के सारे चीनी यात्री थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, मेगास्नीज को छोड़ के। अब आते हैं, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अलावे जो भी स्थानीय लेखक जो थे, उन्होंने जो विवरण जो दिए उस समय काल का, उनसे भी हमको क्या मिलता है, तो यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने पाषाण काल, मैंने बोला था पाषाण काल जो है, पाषाण का मतलब क्या? पत्थर। पाषाण का मतलब क्या था? पत्थर होता। उनसे काल को निर्धारित किया गया। तो पाषाण काल को कई भागों में बांटा, जैसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल। पाषाण काल को सबसे पहले किस कैटेगरी में हमने बांटा? पूरा पाषाण काल में बांटा। किसमें? ये समझ आपका नेशनल हिस्ट्री भी हो रहा है, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। पाषाण काल को किसमें बांटा? पूरा पाषाण काल पहला हिस्सा, ठीक है। इस काल में मानव आखेटक था। क्या था? आखेटक था एवं खाद्य संग्राहक था। मानव जो था मुख्यतः आखेटक। आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकारी होता है। क्या होता है? शिकारी होता है। खाद्य संग्रह का मतलब क्या होता है? खाद्य को जमा करता था, मतलब भोजन खा लेता था और उसको संग्रह कर लेता था। क्या कर लेता था? संग्रह कर लेता था भविष्य के लिए, ठीक है। तो क्या था इस समय? मनुष्य क्या था? शिकारी के साथ साथ खाद्य संग्राहक होता था पूरा पाषाण काल में, ठीक है। दक्षिण बिहार के मुंगेर एवं नालंदा में बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए, ठीक है। ये आपसे लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के है, ठीक है। इस काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं, जिसमें मनुष्य मुख्यतः, मनुष्य का पर्पस क्या था? शिकार करना। पढ़ा लिखा नहीं था उस समय, ठीक है। शिकार करते थे सुबह सवेरे उठकर, और साथ में उसके बाद क्या करते थे? खाद्य को संग्रह करते थे, ठीक है, भविष्य के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको मध्य पाषाण काल, यह स्थल कहां से मिले? तो दक्षिण बिहार के मुंगेर, नालंदा से, ठीक है, खास करके। उसके बाद मध्य पाषाण का, मनुष्य को यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि हो जाता है मनुष्य, लेकिन पहले वाला हरकतें नहीं छोड़ता। अभी भी वो आखेटक है, अभी वो खाद्य संग्रह है, लेकिन साथ में मतलब क्या कर देते हैं? पशुपालन शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मनुष्य ने यहाँ पे अपने एबिलिटी में क्या ऐड किया? तो पशुपालन यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। सब वो पशुपालक हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार जो मनुष्य ने जो सबसे पहले जो पालतू पशु के जो बनाया, वो पालतू पशु क्या था? कुत्ता था, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लिखा है कि कुत्ता नॉर्मल कुत्ता नहीं था, ठीक है, बहुत खतरनाक कुत्ता होता था।
डेंजरस टाइप का था। मनुष्य ने इसको पालने के लिए तरह तरह की प्रक्रियाएं सीखी, इसमें मतलब क्या एबिलिटी, कैसे ये प्रलोभन देंगे तो ये हमारे फेवर में आ जाएगा। तो उस तरह के कुत्ता को क्या किया मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो था पशु पालक बना, ठीक है। और नव पाषाण काल में जाएंगे तो तीनों एबिलिटी तो मनुष्य के अंदर रहेगी, ठीक है। चौथा एबिलिटी ऐड हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, कृषि करना मनुष्य सीख जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मनुष्य ने अगर सिंपल प्रश्न पूछा, क्या खटखट खटखट कर रहे हैं आप लोग, मनुष्य किस काल में पशुपालक बना, तो क्या बताएंगे आप लोग, मध्य पाषाण बिल्कुल मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो था क्या बना था, पशुपालक बन गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये लगभग 40,000 से लेके, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व के हैं। मनुष्य इस काल में क्या थे, पशुपालक था, ठीक है। अब आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य क्या था, मनुष्य जो था खाद्य उत्पादक हो गया, ठीक है, ध्यान रखें। मनुष्य क्या हो गया, खाद्य उत्पादक हो गया। खाद्य उत्पादक होगा मनुष्य, डायरेक्टली मनुष्य को खेती करना आ गया, तब तो खाद्य उपजाना शुरू किया। तो मनुष्य जो था नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक हो गया, डायरेक्टली कृषक हो गया। क्या हो गया, कृषक हो गया, और मानव वस्तुओं में निवास करने लगा। अब भाई साहब जब कृषक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है खेती को देख रेख करने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, कि ऐसा थोड़ी ना आज यहाँ पे खेती लगा दी है, घूम घाम के 1 साल के बाद तो पता चलेगा पूरा खेती। खेत को समय समय पर देखने की व्यवस्था होती है। जब खेतों में खेती के उद्देश्य से तो उसको देखने की व्यवस्था होती है, मनुष्य एक जगह रहने लगा खेती को ध्यान देने के लिए। इस तरीके से मनुष्य में एक जगह रहने की मतलब व्यवस्था का जन्म हुआ, जिससे मनुष्य क्या हुआ, बस्तियों का निवास हुआ। क्या हुआ, बस्तियों में निवास करने लगा। तो इसी तरह से एक जगह रहने की वजह से मानव सभ्यता धीरे धीरे आप देखिएगा विकास होने लगा, ठीक है। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए। जाहिर सी बात है खेती वहीं पे करेगा जहां पे मतलब क्या होगा, पानी की व्यवस्था होगी। अब पानी की व्यवस्था कहाँ पे, मैदानी भागों में होगा कि नदी कहाँ से, मैदान से ही तो बहेगी ना। पथरीली जमीन से या फिर पर्वत कला में तो मैदान नदी तो नहीं बहेगा ना। तो इस तरह का स्थल जो बिहार का मैदानी भाग हो, जैसे चिरांद, सारण, चेचर, मनेर, सनुआर, इन सभी जगहों से क्या हुआ, नवपाषाण कालीन स्थलें मिली है। पत्थर एवं हड्डियों के औजार मिले। जैसे बार बार पूछा जाए, चिरांद से मतलब पत्थर के हड्डियों के औजार मिले, तो इसे हिरन की हड्डी मिली है। किसकी हड्डी मिली है, हिरन की। किसकी हड्डी मिली है, हिरन की हड्डी यहाँ से आपको मिलती है। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से क्या मिले, गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष की बात करेंगे 2500 ईसा पूर्व का। तो मनुष्य यहाँ पे क्या हो चुका, मनुष्य को आप क्या, मनुष्य ने आप शिकार करना छोड़ दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शिकार करना मनुष्य क्या कर दिया है, छोड़ दिया। मनुष्य अब क्या आखेटक नहीं है, मनुष्य क्या कृषक बन गया है। जब कृषक बनने के संदर्भ में, ठीक है, जब मनुष्य जब कृषक बनेगा तो खाद्य उत्पादक हो जाएगा। साथ में मनुष्य क्या करेगा, तो साथ में मनुष्य जो 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 जरूरी का जो जानवर है उसको भी मनुष्य मतलब पालना मतलब यहाँ पे सीख गया था। मनुष्य अब यहाँ पे जानवरों को मारेगा नहीं, उसको पाल के रखेगा, क्योंकि उनके फायदों को मनुष्य जो है क्या हो गया, समझ गया है, ठीक है। अब मनुष्य में अस्थायी प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई, तो नवपाषाण काल में। किसमें, नवपाषाण काल में। अगर पूछे मनुष्य में, ठीक है, बस्तियां कब विकसित हुई, तो नवपाषाण काल में क्या होता है, बस्तियां विकसित होता है। क्योंकि बस्तियां विकसित होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, खेती। क्या क्या था सबसे बड़ा, खेती। अभी भी गांव देहात में देखिए, किसी लोग को इनवाइट कीजिएगा तो बोलेगा नहीं खेत में धान लगा हुआ, अभी नहीं छोड़ के आ सकते। क्यों, कि रहना पड़ता है, खेती को ध्यान देना पड़ता है, नहीं। तो इसी तरीके मनुष्य में अस्थायी प्रवृत्ति धीरे धीरे आ गई, ठीक है। अब इस सब के बाद होता है आपका त्रांपसाण काल, ठीक है। आप देखें त्रांपस, देखिए मुख्यतः ये काल सब हथियार के आधार पर बांटा गया। पाषाण काल में पत्थर के हथियार बनते थे, त्रांपसाण काल में, ठीक है, पत्थर के जगह पे किसके हथियार बनने लगे, तांबे के हथियार बनने लगे। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से तांबे के ऊपर मनुष्य शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। तांबे के साथ साथ पत्थर के औजार अभी भी बनते थे, पाषाण के औजार अभी भी बनते थे, लेकिन ठीक है इसका धीरे धीरे कमी हो रहा था। पूरी तरीके से पत्थर तांबा को रिप्लेस नहीं किया, रिप्लेस तो किया, लेकिन अभी भी पत्थर के हथियार बनते थे। तो कभी कभी पूछेगा त्रांपसाण काल में मनुष्य पूरी तरीके से तांबे के हथियार बना लगे थे, तो एक कथन गलत हो जाएगा। तांबे के साथ साथ पत्थर के उपयोग का प्रचलन अभी भी था। अब इतने भी देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे पूरा पाषाण काल में हथियार बड़े होते थे, आकार भी अजीब होता था। उसके बाद मनुष्य ने क्या किया, मध्य पाषाण काल में हथियार को छोटा किया और उसको थोड़ा सा बढ़िया पैना बना दिया, ठीक है। नव पाषाण काल में और भी छोटा हथियार हो गया और भी पहले से बढ़िया हो गया। तो जैसे जैसे समय बढ़ते गया, मनुष्य की हथियार की मतलब जो थी पत्थर से बने हथियार में, वो भी सुसंगठित और व्यवस्थित होते गए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ गए, क्लियर, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे एग्जाम में गलती करवाता है त्रांपसाण काल को लेकर। त्रांपसाण काल में मनुष्य केवल तांबे का हथियार का प्रयोग करता था, ये कथन गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
क्या था, तांबे का हथियार का प्रयोग तो हुआ, लेकिन पत्थर का औजार जो था वो बनने मतलब बंद नहीं हुए। ठीक है, यूपीएससी ने यहाँ पे गलती करवाया बच्चों से, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यह स्थल कहाँ से मिले, चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, शनुआर आदि से त्राम पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त तांबा का उपयोग के प्रमाण मिले। ठीक है, ये लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, अब ये सारी घटनाएं चल रही थी, बीच में वैदिक सभ्यता आता है। क्या आता है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो मुख्यतः कैसी सभ्यता थी, ऐतिहासिक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता, ऐतिहासिक सभ्यता। जिस सभ्यता की जानकारी हमको लिखित रूप में उपलब्ध हो, उस सभ्यता को कौन सा सभ्यता कहेंगे, ऐतिहासिक सभ्यता कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐतिहासिक सभ्यता कहेंगे। ठीक है, देखेंगे, क्योंकि वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी वेदों पे उपस्थित है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है पूर्व वैदिक काल, क्या बोलते हैं इसको, पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक भी बोला जाता है। पूर्व वैदिक को क्या बोला जाता है, ऋग वैदिक बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, गलती कर देते कुछ लोग यहाँ पे, पूर्व वैदिक को ऋग वैदिक बोले। रीजन क्या है, पूर्व वैदिक को ऋग वैदिक कहने का रीजन क्या है, क्योंकि पूर्व वैदिक काल की सारी जानकारी हमको ऋग वेद से मिलती है। ठीक है, या ऋग्वेद इसी टाइम पे किससे लिखा मिलती गया। है, हाँ ऋग्वेद से। ठीक है, सारी जानकारी जो है ऋग्वेद से। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के अलावा सारा वेद जो था इसी समय विकसित हुआ, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, सब आया उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल बोलेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल का समय काल कितना होगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद आएगा पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक, उसके बाद उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक का समय काल कब से कब तक होगा, क्या बताएंगे, 1000 से 600। बिल्कुल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, आप देखेंगे, चलते हैं आगे। आप देखेंगे पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार क्षेत्र की बात करें, बिहार क्षेत्र में नहीं था, सप्त संध प्रदेश में बैठा था, पंजाब की तरफ था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यन जो सबसे पहले आया तो बिहार में थोड़ी ना है। आर्यन कम्स फ्रॉम, ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ से आता है, या फिर कह लीजिए मिडिल ईस्ट से, या फिर कहीं भी यूरोप से, या कहीं से भी आया। तो कहाँ पे आ गए, सप्त संध प्रदेश में बैठे। सप्त संध प्रदेश की बात करेंगे, हाँ, तो पंजाब वाला क्षेत्र था, 5 नदियों की भूमि थी वो। ठीक है, उधर ही आके बसे। अब यहाँ पे देखेंगे उत्तर वैदिक काल का आर्यों का विस्तार बिहार में गंडक नदी के तट तक, ठीक है, बिहार के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, तो गंडक नदी को ऋग्वैदिक नदी भी है, सादा नीरा कहा गया गंडक नदी को। क्या बोला गया, सादा नीरा। सादा नीरा का मतलब क्या होता है, जिस नदी में हमेशा पानी रहे। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल का विकास बिहार में हो गया था। और किस नदी के तट पे आपको बिहार में इसका विकास देखने को मिला था, तो क्या बताएंगे, क्या बताएं, गंडक नदी के तट पे इसको बिहार में आपको इसका विस्तार देखने को मिला था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण में आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलता है, तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है, जो कि लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना है। इस बिहार की चर्चा, इसमें बिहार की तरफ विदेह के रूप में की गई है। सतपथ ब्राह्मण में बिहार की चर्चा किस रूप में की गई है, विदेह। किस रूप में की गई, विदेह के रूप में की गई है। अब विदेह जो था तिरहुत मिथिला के क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, मिथिला का जो राज्य था, जहाँ के राजा जनक थे, कौन सा राज्य था, विदेह राज्य था ना। इसलिए माता सीता को कौन सी कुमारी कहते हैं, कुमारी। बिल्कुल, विदेह कुमारी भी कहा जाता है माता सीता को, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो तिरहुत मिथिला के क्षेत्र को ध्यान में रखें, विदेह के नाम से जानते थे। सतवर ब्राह्मण में बिहार की चर्चा विदेह के रूप में मिली है। ऋग्वेद में कीकट, कीकट एवं वार्ते शब्द संबोधित किया गया। ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया, क्या बताएंगे, बिल्कुल, कीकट एवं क्या बोला गया है, वार्ते बोला गया है। कीकट का मतलब क्या होता है, अपवित्र प्रदेश। बिल्कुल, अपवित्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान, 12 पुराण में कीकट को क्या बोला गया है, अपवित्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल मुझे कल पढ़ाना चाहिए, आई थिंक। सर कल पढ़ाता हूँ महाजनपद, कोई दिक्कत नहीं ना। 136 पेज है अभी मेरे।
तो कल के क्लास में इसको महाजनपद काल को कल के क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलिए।